वो सभी फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंडिकेट करते हैं किसी भी कंट्री के। तो जैसे कि कौन से स्टेज पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का, जैसे टेक ऑफ पे है यानी कि शुरुआती लेवल पे है, मैच्योरिटी पे है या फिर मास कंजम्पशन पे है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी कंट्री का, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं वहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, या फिर सिर्फ सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है, या फिर सारा कंट्रोल जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज कैसी हैं गवर्नमेंट की उस कंट्री में, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है, 5 ईयर प्लान, एनुअल बजट, इकोनॉमिक इंडाइसेस जैसे कि नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, डिस्पोजल पर्सनल इनकम, किस रेट से सेव कर रहे हैं, किस रेट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स जब आप उस कंट्री का स्टडी करते हैं तो आपको उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पता चल सकती है। क्लियर? तो हमारी कंट्री का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या था कि इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन कैरेक्टर। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी इनकम होता था, जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता था? एग्रीकल्चर पे और रूरल इन कैरेक्टर। रूरल कैरेक्टर का मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी हमारी वो विलेज से थी। अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इंडिया में 70% से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे। एंड 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन दी विलेज। 85% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गांव में ही रहती थी। और उस वक्त जो भी प्रोडक्शन किया जाता था वो इरेशनल था, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती थी, और जो लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, कोई खास नई टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर यूज नहीं हो रही होती है। क्लियर? और कोई बिना प्रॉपर प्लॉनिंग के ही जो है वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था। कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिजीज थे जो कि कम्युनिकेबल डिजीज थे, एक से दूसरे को फैल रहे थे। ऐसे डिजीज भी जो है वहां पर बहुत सारे पाए जा रहे थे, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा था, यानी कि डेथ रेट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा था। देयर वाज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मेडिकल फैसिलिटीज जो है वहां पर अवेलेबल नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने इन सब चीजों पे फोकस किया, और ये सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए, जो सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्टेप्स जो है वो लिए। बहुत से इंडस्ट्रीज को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। वहां पर प्लानिंग जो है, वहां पर 5 ईयर प्लान जो है बनाना स्टार्ट किया। प्राइवेट सेक्टर को जो है उसकी इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश की वहां पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया के डेवलपमेंट प्लान का क्या था कि इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, जो है ये मेन मोटिव था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक या फिर इंडियाज डेवलपमेंट प्लान का। बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेटअप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। उस वक्त ये मेन मोटिव हो रहा था कि वहाँ पर जो है एक अच्छी खासी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जो है वो तैयार की जाए, और सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि खुद पे डिपेंडेंट रहें, किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट वहाँ पर न रहे किसी भी चीज़ के लिए। रिड्यूस इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उस टाइम क्या था कि बहुत सारी इनइक्वलिटीज थी, हालांकि आज भी इनइक्वलिटीज आपको देखने को मिलेगी इनकम और वेल्थ में। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, तो उस वक्त भी थी। उस चीज़ को कम करने का जो है यहाँ पर इंडियाज डेवलपमेंट का जो है ये प्लान था। अडॉप्ट ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न, यानी कि यहाँ पर लोगों द्वारा लोगों के लिए जो है वहाँ पर काम किया जाए, ना कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो गवर्नमेंट का यहाँ पर अडॉप्ट करने का प्लान था। तो ये जो है कुछ इंडिया के डेवलपमेंट प्लान्स थे जिस पे वो फोकस कर रहे थे कि गरीबी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आना है, जो इनइक्वलिटीज़ है इनकम और वेल्थ में उसको जो है रिमूव करना है, और सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करके रखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है लीड रोल रखा पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज पे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उन सब का कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पे फोकस करे, यानी कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उस टाइप के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करे, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों पर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल वहाँ पर रखा। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट imposed several restrictions and regulation and control on the working of private sector enterprise, यानी कि ये नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स के लिए जो है खुला छोड़ दिया गया, नहीं, गवर्नमेंट ने उनको रूल रेगुलेशन के साथ, कंट्रोल के साथ जो है वहां पर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर?
लेकिन इन सब प्रैक्टिसेस के बाद भी 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस किया इंडिया ने। इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस। यानी कि इंडिया के डिफरेंट डेवलपमेंट प्लान के बावजूद भी जो है वहां पर 1991 में क्राइसिस फेस करने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया इंडिया ने। वहां पर क्या हुआ कि प्राइसेस जो है लगातार बढ़ने शुरू हो गए सभी प्रोडक्ट्स के, और जो है वहां पर गवर्नमेंट डेफिसिट में चली गई, फिजिकल डेफिसिट जो है वहां पर होने लगा। वहां पर जो इंटरनल डेब्ट था गवर्नमेंट का वो जो है 50% से जो है इंक्रीज हो गया, जीडीपी के कंपेरिजन में 50% से जो है इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही जो है 39% जो है अपने टोटल रेवेन्यू का एज ए इंटरेस्ट जो है वो चुका रही थी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो गिर गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो वो जो है नेगेटिव में चला गया था, हो रहा था लेकिन वो नेगेटिव में जा रहा था, उसकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा रही थी। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू जो है वो 26.7 जो है परसेंट से यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिर गई। तो यानी कि बहुत सारी चीजें वहां पर जो है गवर्नमेंट को उस टाइम पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर देखने को मिली। तो इन सब से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस किया 1991 में, जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया, अनाउंस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उनके अंदर जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर वो आए थे। तो इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीन चीज़ों पे फोकस किया। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ों को अपने पास रख रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को अपने पास रख रही थी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को खाली जो है कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड काम दे रही थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वहाँ पर उन्होंने टैरिफ वेरियस लगा रखे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग टू 6। होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी को अगर जो है प्रोडक्ट बनाना है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज वहाँ पर जो है करनी पड़ती थी, तो जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं लेट हो रहा होता है, कई लोग जो है वहाँ पर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने जो कंपलसरी लाइसेंसिंग थी उसको रिड्यूस किया, और खाली 6 सेक्टर में जो है 6 इंडस्ट्री में ही जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट रखा, बाकी जगह पे उन्होंने जो है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग का सिस्टम हटा दिया। जैसे टोबैको प्रोडक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इन पे जो है वहां पर उन्होंने कंपलसरी लाइसेंसिंग का रखा, बाकी चीज़ों पे उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने। तो जब चीज़ें रिलीफ मिलेंगी तो लोग आएंगे, और ज़्यादा जो है वहां पर प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा जो है वहां पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वेयर डी रिजर्व, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा था, यानी कि जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, जहां पर सिर्फ जो है सरकारी काम करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम नहीं कर सकती है। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी में, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने उसको डी रिजर्व किया, यानी कि नहीं, अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी आकर जो है वहां पर उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो जो रोल था पब्लिक सेक्टर का उसको लिमिटेड कर दिया गया, खाली 4 इंडस्ट्रीज पे जो है फोकस किया गया। दिस इन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर द्वारा। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने जो शेयर्स होते हैं वो सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को, जिससे कि क्या होता है कि जो मालिकाना हक पब्लिक जो गवर्नमेंट के पास होता है वो जो है प्राइवेट हाथों में चला जाता है। तो डिस इन्वेस्टमेंट, अपनी चीजों को वहां पर क्या किया, सेल आउट कर दिया। पॉलिसी टुवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड, यानी कि फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसको लिबरलाइज किया गया, यानी कि उसको आसान बनाया गया, उसमें जो है फ्रीडम दी गई। द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड एंड इन मेनी एक्टिविटीज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड, यानी कि बाहर की कंपनीज अब इंडिया में आके जो है हमारी कंपनीज को परचेज कर सकती थी, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी जो है वो बाहर की कंट्री जो है परचेज कर सकती है, फिर अपने सेटअप यहाँ पर कर सकती थी इंडिया में। जैसे कि इंश्योरेंस में आप देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में बाहर की कंपनी यहाँ पर आकर 100% जो है वहां पर एफडीआई वहां पर अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीजों में जो है यहाँ पर लिबरलाइजेशन दिया गया। क्लियर। इसी तरीके से ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज, यानी कि अगर इंडिया की कोई कंपनी है वो
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना चाहती है फॉरेन कंपनी से, तो ऑटोमेटिकली वो जो है अपना कर सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई भी रूल जो है परमिशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड यानी कि यहाँ पर FIPB का सेटअप किया गया, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, उसको प्रमोट करने के लिए FIPB का जो है गठन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। यानी कि मेन फोकस क्या था कि यहाँ पर चीजों को आसान बनाना और जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करना, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर के लोग भी हमारी कंट्री में आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिले, इस चीज पे फोकस किया गया था, जिससे कि जो इंडिया है वो सभी अदर कंट्रीज से भी कनेक्टेड रहे, और जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो कंट्री की ग्रो करे। तो इस चीज पे फोकस किया गया। तो इन एसेंस दिस पॉलिसी हैज सॉट टू लिबरेट इंडस्ट्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कि लाइसेंसिंग सिस्टम को कम करने की कोशिश की, कि खत्म तो नहीं हुआ, कहीं पर बहुत सारी चीजों में अभी भी लाइसेंसिंग लेने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लिबरलाइज किया गया, कई सारी इंडस्ट्रीज में उसको खत्म किया गया। ड्रास्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे अपने इन्वॉल्वमेंट को कम किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, यानी कि प्राइवेट लोगों को वहां पर इन्वॉल्व किया कई सारी इंडस्ट्रीज में। encourage फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाहर के लोगों को भी इंडिया में आने का मौका दिया गया, बाहर के जो कंपनीज थी वो इंडिया में आकर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, इस चीज को बढ़ावा दिया गया इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। क्लियर? तो हम अब ये तीन टर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनको समझते हैं। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उदारीकरण, यानी कि यहाँ पर क्या उदारता दिखाई गवर्नमेंट ने, यानी कि यहाँ पर छूट देना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब स्टेट अपना कंट्रोल को कम करती है, हटा लेती है, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पर लाइसेंसिंग जो है कई सारी इंडस्ट्रीज में हटा दिया, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। इससे क्या हुआ कि बिजनेस करना आसान हो गया। लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो है इंडिया ने क्या किया कि बिजनेस और जो इंडस्ट्री थी, इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री को, उनको अननेसेसरी फालतू के जो है लाइसेंसिंग के, फालतू के कंट्रोल से, फालतू के रेस्ट्रिक्शन से जो है उनको आजाद कर दिया। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज, यानी कि इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के तहत जो लाइसेंस का सिस्टम था, परमिट लेना पड़ेगा, कोटा है, रिजर्व कैटेगरी है कि खाली गवर्नमेंट ही काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते, ये सारी चीजों को उन्होंने खत्म किया लिबरलाइजेशन के जरिए। तो इंडियन इंडस्ट्री को कैसे लिबरलाइज किया गया? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि कोई कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था एक्सपेंशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, बिजनेस एक्टिविटीज को, यानी कि किसी को अपनी एक्टिविटीज कम करनी है कम कर सकता है, किसी को अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी है, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है बढ़ा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन वहां पर नहीं होगा। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कोई कहीं पे भी जाके बिजनेस परफॉर्म करता है, अपना गुड्स जो है साउथ में बनाया नॉर्थ में बेच रहे हो, नॉर्थ में बनाया साउथ में बेच रहे हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट द्वारा। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी कि गुड्स की सर्विसेज की प्राइस को फिक्स करने का भी फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट अपने रूल से, लॉस के अकॉर्डिंग जो उनको वहां पर कंट्रोल भी करती कि कोई अननेसेसरी जो है चार्ज ना करे प्राइस को। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, तो यहां पर क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको रिलैक्स दिया जाता है टैक्स रेट में। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स वसूलती है। क्लियर? तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस को माफ कर दिया गया, बहुत सारे टैक्स को जो है वहां पर रिलीफ दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है वहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो भी उसमें टैरिफ लगते थे, जो भी उसके बैरियर्स थे, उनको जो है गवर्नमेंट ने हटाया, उनको जो है आसान बनाया, जिससे कि लोग आसानी से अपना प्रोडक्ट इंडिया से बाहर कंट्री में भेज सकें और बाहर से कोई भी प्रोडक्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में मंगवा सके। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे जो है ईजियर हो गया कि बाहर के लोग भी हमारे इंडिया में आकर बिजनेस कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का जो है आदान-प्रदान हो, बाहर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ सके, जिससे कि इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। तो लिबरलाइजेशन, इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? निजीकरण। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में जाने दिया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था कि सारा कुछ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथों में था, हर जगह गवर्नमेंट थी, मालिक पूरी गवर्नमेंट थी हर इंडस्ट्री की। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया। फिर जो है वहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री में जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है बल्कि प्राइवेट ही है। ठीक है, कुछ लिमिटेड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सब जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वहाँ पर बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट अपना हिस्सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देती है तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? गवर्नमेंट मालिक थी, गवर्नमेंट के पास 51% शेयर था, गवर्नमेंट ने अपने शेयर जो है प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, फिर प्राइवेट लोगों को बेच दिया, तो अब जो है कोई और मालिक हो गया, गवर्नमेंट वहाँ पर जो है उस कंपनी की मालिक नहीं हुई। तो ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पर गवर्नमेंट का जो है शेयर 51% है, उससे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, यानी कि वहाँ पर मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। और ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो 51% से कम है, तो इस केस में वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। क्लियर? हालांकि मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया गया कि फोकस किया गया कि जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, लोगों को लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी और जो है वेल्थ वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन में कि प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों को जो है वहां पर इंक्रीज किया गया, उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया गया और पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करने की कोशिश वहां पर की गई। एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट of the public sector and decided to refer the loss making and sick enterprises to the board of industrial and financial reconstruction। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किया गया? यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल था, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको डिसइन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा सेल आउट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर? तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई। और जो भी कंपनी जो है सिक थी, यानी बीमार थी, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी या फिर प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही थी, लॉस में चल रही थी, उसको जो है उन्होंने उसके लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया, जो कि इस बोर्ड का काम था कि जो भी लॉस में चल रही है कंपनीज, उनको जो है वो जो है दोबारा से उसको सेटअप करे, दोबारा से उनको प्रॉफिट पे लेके आए। यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का मेन मोटिव था कि जो भी कंपनी लॉस में जा रही है, जो भी कंपनी पुअर परफॉर्म कर रही है, उनको इंप्रूव करे। इफ देयर इज डायल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि हमने बताया, इसको क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट ओनरशिप जो है 51% से कम हो जाती है, तो उस केस में जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी का, किसी भी एंटरप्राइज का, वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, प्राइवेट हाथों में चला जाता है। क्लियर? और वहीं पर नेक्स्ट जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे फोकस किया गया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इसका मतलब हुआ कि फॉरेन से लोग भी इंडिया में आए और इन्वेस्टमेंट करें और जो है वहां पर बिजनेस परफॉर्म करें इंडिया में, इस चीज को बढ़ावा दिया गया। और हमारे इंडिया के लोग अपना प्रोडक्ट जो है बाहर कंट्री में जाके सेल आउट करें, अपनी टेक्नोलॉजी जो है, सर्विसेज, गुड्स को जो है हर कंट्री में जाके सेल करें, उस चीज पे बढ़ावा दिया गया। यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पे जो है ग्लोबलाइजेशन के जरिए बढ़ावा दिया गया। मींस इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है क्यों हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिबरलाइज किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, यानी कि बाहर के लोग भी जो है आके इंडिया में बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ओपन कर सकते हैं। वहीं पर लिबरलाइज यानी कि फालतू के जो लाइसेंसिंग के सिस्टम थे, फालतू के जो कंट्रोल थे, उनको हटाया गया, उनको आसान बनाया गया। तो इससे आसानी से लोग जो है इंडिया में आए, बिजनेस कर सके, इंडिया के लोग जो है अपनी कंट्री में आसानी से बिजनेस कर सके और बाहर की कंट्री में जाके सेल आउट कर सके। इन्वॉल्व एंड इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब अलग अलग कंट्री के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, चीजों को लेके, गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, तो उस चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Physical geographical gap or political boundaries no longer remain barrier for a business enterprise to serve a customer in a distant geographical market। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि भाई बाहर देश का कोई भी बिजनेस है, वो जो है कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट हमारे इंडिया के कस्टमर को बेच सकती है। हम इंडियन
कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बाहर किसी भी कंट्री को सेल कर सकते हैं। आप बहुत सी ऐसी इंडियन ओरिजिन की कंपनीज देखेंगे जो कि बाहर कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल टाटा। तो कई सारे ऐसे इंडियन इंडियन ओरिजिन कंपनी है जो कि अपना बिजनेस बाहर परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे जो कि बाहर की हैं और इंडिया में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। लाइक जैसे सुजुकी हो गया, तो ये बाहर की कंपनी है, ये इंडिया में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज और प्रोडक्ट आप देखने को पाएंगे। क्लियर। तो टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म। यानी कि 1991 तक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंपोर्ट पर जो है वहां पर रेगुलेट करती थी कि कितना इंपोर्ट किया जा सकता है, कितना इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कितने अमाउंट का इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बाहर से आप कितना सामान मंगवा सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर भेजना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर कंट्री से सामान अपने कंट्री में मंगवाना। तो जो है शुरुआत में 1919 तक जो है जो गवर्नमेंट थी वो इसको रेगुलेट करती थी। वहां पर जो है लिमिटेशन लगाया गया था कि कितने अमाउंट तक का और कितना जो है आप जो है कितने वैल्यू का जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। दीज रेगुलेशन वेयर विथ रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अलग अलग टाइप के जो है वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, चाहे वो क्वांटिटी को लेके हो। क्वांटिटी को लेके मतलब क्या हो गया कि आप 10 यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा सकते, तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। टैरिफ रेस्ट्रिक्शन यानी कि वहां पर जो है ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लाइसेंसिंग जो है वहां पर प्रोसीजर जो है टफ था लाइसेंसिंग का इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से सामान मंगवाने तो पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसीजर थे, इनको क्या किया गया, इनको हटाया गया। इनको हटा के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर ट्रेड में छूट दिया गया। यहाँ पर लाइसेंसिंग को जो है लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिड्यूस किया गया, खत्म किया गया। टैरिफ को कम किया गया। क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है वो लाए गए। टैरिफ स्ट्रक्चर को जो है वहां पर कहीं ना कहीं कम किया गया, रिड्यूस किया गया। रिफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो है रिफॉर्म्स किए गए, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बड़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को वहां पर बढ़ावा मिले। क्लियर। तो ये जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत इन पे फोकस किया गया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी तरीके से एक और आया फैक्टर, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आप ध्यान देंगे कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो 500 और 1000 के रुपीस हैं, जो 500 1000 के रुपए थे उस वक्त, उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया। यानी कि अब जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनका यूज करके आप कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि कोई ऐसा रुपया, कोई ऐसा नोट जिसको जो है अब वो प्रचलन से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल एज अ लीगल टेंडर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, यानी कि उसका यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं अवेल कर सकते हैं। तो उसको हम डीमोनेटाइज कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, यानी नोटबंदी, एक तरीके से आप इसको क्या कहेंगे, नोटबंदी। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक व्हिच केम अलोंग विद द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द कैश विड्रॉल। तो उस वक्त क्या था कि जिसके पास भी पुराने नोट थे 500 के, 1000 के, उनको जो है वो रुपए अपने बैंक में जाकर जमा करने थे और नए नोट वो जो है वो वहां पर कैश विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन कैश विड्रॉल पे भी लिमिटेशन लगाई गई थी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते थे। तो डीमोनेटाइजेशन का जो मेन एम है, दैट इज टू कर्ब करप्शन एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटी। तो बहुत लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं कि वो कैश में जो है ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे कैश को जो है वो गवर्नमेंट को शो नहीं करते हैं, यानी कि वो एज अ इनकम उसको शो नहीं करते हैं और अपने घर में, अपनी जगहों पर जो है छुपा कर रखते हैं एज अ कैश। तो इस केस में क्या हो गया कि जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो अब उनको वो कैश जो है निकालना पड़ेगा। जब वो कैश निकालेंगे और जाके बैंक में सबमिट करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ये कैश उनके पास कहाँ आया। आपने गवर्नमेंट को दिखाया था कि इनकम इतनी है, लेकिन आप जमा तो इतना पैसा कर रहे हो। इसका मतलब कि आपने ब्लैक मनी रखी थी, यानी कि उस पर्सन ने ब्लैक मनी रखी है, इकट्ठा करके काला धन रखा है या फिर करप्शन किया था। तो ऐसे केस में वहां पर वो पकड़े जाएंगे, उन पर जो है फाइन लगेगा, उन पर चार्जेस लगेंगे। इससे ब्लैक मनी जो है मार्केट में दोबारा से सर्कुलेट होगी डिमोनेटाइजेशन के जरिए। काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज में बड़े नोटों का इस्तेमाल बंद करना, जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज पे लगाम लगे, इसके लिए भी जो है डिमोनेटाइजेशन पर फोकस किया गया। तो डिमोनेटाइजेशन क्या हो गया? डिमोनेटाइजेशन इज यूज्ड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी कि जिनके पास ब्लैक मनी है अब उनको जो है वो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, और अगर वो अनअकाउंटेड हुआ तो उस पे जो है उनको पेनल्टी
भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा टैक्स वहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा। तो डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि 500 हज़ार रुपए के नोट बंद किए गए और जिनके पास है उनको बैंक में जाके जमा करना होगा तभी उनको जो है नया नोट मिलेगा। अब वो बैंक अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो निकाल के लेके जाएँगे बैंक के पास, या तो उसको जला दें, नुकसान होगा, या फिर वो बैंक के पास जाएँगे, जब बैंक के पास जाएँगे तो उनको जो है पकड़े जाएँगे और उनको जो है एक्स्ट्रा वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा और पेनल्टी उनके ऊपर अलग से लगाई जाएगी। तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है। Demonetization is also interpreted as a shift on the part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। यानी कि डिमोनेटाइजेशन एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स इवेजन को बर्दाश्त नहीं करेगी। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया कि इलीगल वे टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। लोग गलत तरीकों से जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को वहां पर जो है कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, अंडर स्टेटमेंट शो करते हैं। उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकम को कम शो करते हैं जिससे कि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का वहां पर इस्तेमाल होता है। एंड अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। यानी कि डिमोनेटाइजेशन के जरिए क्या हुआ कि बड़े नोटों को जो है वहां पर बंद कर दिया गया। यानी कि अब जो है मार्केट में, इकोनॉमी में कैश कम रहेगा और लोग ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब आप देखिए जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से डिजिटल जो पेमेंट है उसको बढ़ावा मिला है। यानी कि डिजिटलाइजेशन को जो है वहां पर बढ़ावा मिला है। लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है अपने पास कैश को जो है कहीं न कहीं वो कम रख रहे हैं। इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे आर्गुमेंट्स आए थे कि जो है कैसे डिजिटल पेमेंट होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए सभी के पास सेल फ़ोन होना चाहिए, कई सारी चीज़ों पीओएस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल होना चाहिए। यानी कि आपके पास पेमेंट करने के लिए भी जो है वहाँ पर फ़ोन होना चाहिए और सामने वाले को पेमेंट रिसीव करने के लिए जो है वहाँ पर उसके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होना चाहिए मर्चेंट के पास। तो ये सारी चीज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर जो है सवाल उठे थे। लेकिन इस चीज़ को रिमूव करने के लिए डिजिटलाइजेशन पर बढ़ावा दिया गया। यानी कि एडॉप्टेशन ऑफ अ सिस्टम प्रोसेस टू बी ऑपरेटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस एंड द इंटरनेट। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आपके काम जो है वो आपके इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस का यूज करके हो रहा है तो उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि इस वक्त आप जो है घर बैठकर ये लेक्चर जो है आप देख रहे हैं, तो ये डिजिटलाइजेशन है। यानी कि आपने मोबाइल परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, इंटरनेट कनेक्टिविटी ली और जो है आप आसानी से घर बैठकर लेक्चर ले रहे हैं। इसी तरीके से अब जो है कोई भी पेमेंट करना होता है कहीं से भी कभी भी आप घर बैठकर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर हो गए, तो आप डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पर देख सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया गया। तो ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। डिमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।